प्रदेश की सियासत में इन दिनों कर्नाटक का इफेक्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद न केवल मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की रणनीति बदलने लगी है, बल्कि राजनेताओं के बोल भी बदल गए हैं। खासकर कांग्रेस कर्नाटक के नतीजों से अति उत्साहित है और वो कर्नाटक के सफल प्रयोग एमपी में दोहराने की तैयारी में है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बजरंग दल पर बैन की बात कही थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसी राह पर बढ़ने लगी है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों के नेताओं के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। सरकार हमारी अगर आती चुनकर तो एक एक भ्रष्टाचार का प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग जिन्होंने आईएसआई की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जासूसी की है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान को बीजेपी तुष्टीकरण की कोशिश और गीदड़ भपकी कह रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का चरित्र ही हिंदू विरोधी है। इन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवादी नजर आते हैं, लेकिन सिमी, एचयूटी और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों पर उनका मुंह नहीं खुलता। बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को भी गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की इन्हीं हरकतों के चलते उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, बिना प्रमाण के देते हैं, बिना तथ्य के देते हैं। कई बार कहा कुछ प्रमाण हो तो लाओ, तो लाते हैं नहीं। ये चरित्र हत्या की कांग्रेस राजनीति करती है, बदनाम करने की राजनीति करती है, पर मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को, बंटाधार जी को अच्छी तरह से जानती है। अब दिग्विजय सिंह जी को तो बजरंग दल गुंडा नजर आएगी, पीएफआई तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको, न सिमी गुंडा नजर आएगी, न एचयूटी गुंडा नजर आएगी। जाकिर नायक में उन्हें शांति दूत लगेगा, ये सब लोग उन्हें सज्जन लगते होंगे। पीएफआई इस पे आपने कभी बोलते देखा उनको? जहां भी आप हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहां जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे। कभी पीएफआई पे, सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नायक पे आप। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वार पलटवार का दौर भी तेजी से चलता आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने हिंदू संगठनों पर अराजकता का आरोप लगाकर एक्शन और करप्शन पर बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की बात कहकर चुनावी माहौल गरमा दिया है। अब देखना यह है कि इसका कितना चुनावी फायदा उसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा फार्मूला कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश में क्यों सुनाई पड़ रही कर्नाटक वाली बोली? बजरंग दल पर एक्शन की बात कहकर क्या संदेश दे रही है कांग्रेस? बीजेपी नेताओं पर करप्शन के कांग्रेस के आरोपों में कितना है दम? क्या एमपी में चल पाएगा कांग्रेस का कर्नाटक फार्मूला? तो जिस तरह से अब मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में, या फिर कहें जो चुनावी समर है, उसमें कर्नाटक के फार्मूले की बात हो रही है। उसमें कर्नाटक में जो कुछ एक रणनीति कांग्रेस ने तैयार की, उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में लागू करने की बात कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से कर्नाटक में करप्शन को लेकर कांग्रेस मुखर रही, दूसरी तरफ जो एक हिंदुत्व का एजेंडा रहा, खास तौर पर बजरंग दल पर जिस तरह से बैन लगाने की बात कही गई हो या फिर अन्य चीज़ें रही, उसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। भानु साहब, आपका स्वागत है। और
बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा साहब, आपके पास में आता हूं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, तमाम सारी चीजें सियासत और राजनीति में तैरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस जब से कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस गदगद है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें, ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार आएंगे और यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे। और जो चीज़ें कर्नाटक के चुनाव में रहीं, करप्शन या फिर जिस तरह से बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हो, दोनों चीज़ों की चर्चा मध्य प्रदेश में है, आपके जो नेता हैं वो कर रहे हैं। क्या सिमिलरिटी है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, इसीलिए इस तरह की चीजें? प्रताप भानु शर्मा साहब जी, कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है क्योंकि मुद्दों पर चुनाव हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव था, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव था, सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों ने जनमत दिया, और सांप्रदायिकता को इस हद तक बढ़ा दिया गया कि बजरंग दल के नाम पर भगवान बजरंग बली के नाम को ले आए लोग, और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बजरंग बली जी को ताले में बंद कर दिया, कहीं ये कर दिया। बजरंग बली जी की याद आ गई, जय जयकार होने लगी। जनता कर्नाटक की सूझबूझ वाली है, विवेक से निर्णय लिया, उसने वर्डिक्ट दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दे ज्वलंत हैं, और हमारे नेताओं ने या हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने यही कहा है कि हम मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे। और जिस तरह से कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, माने बिगड़े हुई कानून व्यवस्था में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों के दुख में, किसानों की योजनाओं में उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा, उनकी आमदनी दुगनी नहीं हुई, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, उस दुख तकलीफ में मध्य प्रदेश नंबर 1। इन सबको हटाकर एक अच्छा सुव्यवस्थित राज्य करप्शन बड़ा मुद्दा कांग्रेस का कर्नाटक में रहा है, प्रयास होगा। करप्शन एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ वहां रहा, वही बात आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप जिस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, एक भी वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप प्रमाण तो लाइए, आप हवाई इस तरह की चीजें करते रहते, एक भी प्रमाण आपके पास नहीं है करप्शन को लेकर यहां पर। देखिए सक्सेना जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष नजर में दिख रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी जाकर तो देखें, विदिशा में आकर तो देखें, भाजपा के नेताओं की, मंत्रियों की बड़ी बड़ी कोठियों पे निगाह तो दौड़ाएं। भूपेंद्र सिंह की कोठी कितनी बड़ी बन रही है, आप गोविंद सिंह की जरा सागर में जाकर देख लीजिए, किला बन गया है, उनका स्वयं का भी कितना इन्वेस्टमेंट हो गया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, जहां से मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी कर्म स्थली है, जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे 5 बीघा जमीन भी मध्य प्रदेश में नहीं थी, आज 250-300 एकड़ जमीन हो गई, तो वो कैसे हो गई है? भाजपा के ऐसे प्रमाण तो यदि कहेंगे तो कैरम बांध में 3.5 हजार करोड़ का कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, बता तो दें कैसे बह गया 1 साल के अंदर, पहली बारिश में। ऐसे सैकड़ों प्रमाण है, एक एक जिले में है, और भाजपा नेताओं के गिरेबान में झांक के देख लो, उनके घरों में झांक के देख लो, पैसा भी मिल जाएगा, उनके घर भी मिल जाएंगे। उनके ऊपर जो कार्यकर्ताओं का आरोप लग रहा है, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, जग जाहिर बात हो रही है। और यदि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि सिंचाई में इतना भ्रष्टाचार है, कि सड़क निर्माण में इतना भ्रष्टाचार है कि ओवरसीयर से लेके मुख्यमंत्री तक पैसा जा रहा है, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो बात अध्ययन के आधार पर ही कही है। और यदि नरोत्तम मिश्रा जी चाहेंगे तो हम एक लिस्ट उनको प्रेषित कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। दिग्विजय सिंह जी बजरंग दल पर एक्शन की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि बजरंग दल के लोग सतना के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे वो बलराम सिंह हो, चाहे भोपाल के सक्सेना हो, या जो इसमें आईएसआई के उस नेटवर्क में, अकेले 2 ही जिलों की बात नहीं है। आप देखिए 2019 की रिपोर्ट पे जाइए, उसमें लिखा है कि ये नेटवर्क जिसमें बलराम सिंह जुड़े हुए हैं, जिसमें भोपाल का सक्सेना बीजेपी का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, बजरंग दल का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, आईएसआई के लिंक दूसरे राज्यों में है।
टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं, इन पर मुकदमे तो कायम होने ही चाहिए। ये इस सरकार का काम था, इन्वेस्टिगेशन करके उन पर कार्रवाई करते, दबा के बैठ गए। लेकिन बीजेपी ऐसे कहती लोगों पे है यदि कार्रवाई प्रताप होती है भानु तो शर्मा उसे साहब की किसी आपको सिमी धार्मिक जेएमबी नजरिए से नहीं देखना एचयूटी चाहिए। को लेकर आप मुंह नहीं खोलते, उन पर कोई बयान नहीं आता। काय पर जिस तरह से सिमी की बात की जाए, जेएमबी की बात की जाए, एचयूटी की बात की जाए, जो अभी पकड़े गए, उससे जुड़ी हुई जो संगठन पकड़ा गया, आतंकवादी नहीं, पकड़ा है, उसको बिल्कुल लेकर बयान, दिग्विजय यदि सिंह वो कोई सिमी के बयान लोग नहीं हैं तो देते। होगी, पीएफआई के लोग हैं तो होगी। जी। जब कानून का राज स्थापित करने की बात है तो धर्म जात बिरादरी से ऊपर उठकर है, जनहित में, जनता के लिए है। चलिए चेतन जी के उसमें पास किसी में आ के जाता पक्ष हूं। लेने चेतन वाली जी, बात नहीं है। ये कर्नाटक तो हमने फार्मूला वो की बात उदाहरण बता दिए। कांग्रेस कि मध्य प्रदेश सत्तारूढ़ में दल भी के कर रही लोग है, और बेनकाब जो कुछ किस तरह प्रताप से भानु हुए शर्मा हैं, साहब कह रहे हैं, उसमें क्या आज तक कहेंगे? जांच नहीं हो पाई। चेतन सिंह जी, ठीक है सर, आता हूं दोबारा आपके पास में। राजेश जी, जी, जी। ये कर्नाटक नहीं, सारे नाटक करके देख ले, होना कुछ नहीं है। और मैं आपको फिर से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही, मैं फिर से एक लाइन दोहराना चाहता हूं कि अगर भाजपा का कार्यकर्ता लग गया तो उस पार्टी को इस देश में कोई नहीं हरा सकता। वो कांग्रेस के संगठन में वो सामर्थ्य, वो दम, वो ताकत, वो सांसें नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परत संगठन को परास्त कर सके। और ये बात अक्षरशः सच है। मेरे मित्र प्रताप भानु जी जहां से रहते हैं, वे कार्यकर्ता की तासीर और कार्यकर्ताओं की दम के संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं। विदिशा भारतीय जनता पार्टी का किला है, किला। और उस किले में जब भी सेंध लगी है तब लगी है जब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं, सारे जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, उन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करके किसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तभी वो किला हमारा ढहा है। कांग्रेस में वो सामर्थ्य नहीं है साहब, माफ करना, आपको कड़वा लगेगा। रही बात मेरे मित्र प्रताप भानु जी कर रहे हैं, अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में या हमारे संगठन में अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में है, कोई टेरर फंडिंग में है, कोई समाज विरोधी गतिविधियों में है, तो हम उसमें कार्रवाई नहीं करें, आप कार्रवाई नहीं करना। लेकिन कभी आप बोल तो दो कि नहीं, ISI आतंकवादी संगठन है, हिजबुल आतंकवादी संगठन है, चिम्मी आतंकवादी संगठन है, जाकिर नाइक घोषित आतंकवादी और पोषित आतंकवादी है कांग्रेस का। ये बोलने का सामर्थ्य नहीं है आप में। कैसे हिंदुस्तानी हो, कैसे भारतीय हो, आपके आतंकवादियों का आतंकवादी आप नहीं बोल सकते। हम दम ठोक करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा तो कानून अपना काम करे, हम उसका समर्थन देंगे, हम उसका साथ देंगे। किस तरह की बात करते हो आप? तो नहीं भैया, वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक चला जाएगा। अरे वोट बैंक करते करते इस देश को भी धर्मशाला बना गए हो आप लोग, इस देश को भी सराय बना करके गए हो आप लोग। अब वर्तमान में जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नीतिगत रूप से जो देश के संविधान और कानून को मानता है, उनको हमने प्रशय देने का काम किया, उनको हमने संरक्षण देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के उन स्थानों पर जहां कभी मुस्लिम सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था, आप देखिए 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संबल पर मुस्लिम बंधु हमारे चुनाव जीत करके आए। ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में भी राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने अपने पांव बढ़ाने चालू कर दिए। राय सक्सेना जी, बदली हुई परिस्थितियों को बदलने का मादा भी तो होना चाहिए। क्या आप सड़े हुए पानी में उसको और सड़ाने में लगे हो? विचारों के साथ आपने सड़ाने का काम किया। और रही बात हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो बजरंग बली के उस पे, हम आपका वेलकम करते हैं। आप प्रभु राम की आराधना करिए, हम आपका वेलकम करते हैं। आप तिरंगे के साथ आराधना करोगे और सम्मान हमको बुलाओगे तो राजेश जी हम जवाबदारी के साथ कहते हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आएंगे। आपको तो लेकिन भगवा देख करके डर लगता है, आपको तो प्रभु राम का चरित्र का वर्णन देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वोट खिसक जाएगा। वोट चला गया तो कहां जाओगे? प्रभु राम के जीवन का, उनके जन्म का आपको प्रमाण पत्र चाहिए। योगी राज जी के पास में आ जाता हूं। कर्नाटक की आपके योगी राज जी, अब बार बार कर्नाटक की चर्चा, मुझे लगता है कि इस समय मध्य प्रदेश चुनाव की इतनी चर्चा नहीं है जितनी कर्नाटक की चर्चा मध्य प्रदेश में है। और उसी से जुड़ा सवाल ये है कि चूंकि जिस फार्मूले की बात कांग्रेस कर रही है, निश्चित तौर पर वो ओके टेस्टेड फार्मूला कांग्रेस के लिए कर्नाटक में हो सकता है। उसकी वजह भी है कि 12% के लगभग वहां पर मुस्लिम वोटर रहे और एक निर्णायक रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब उसी फार्मूले को लेकर अगर देखा जाए तो अगर एमपी की बात करें तो तकरीबन 7% के आसपास जो मुस्लिम वोटर है, लेकिन कांग्रेस वही फार्मूला चाहे
मुस्लिम वोटरों की हम बात कर रहे हैं उनके लिहाज से, या फिर जिस तरह से बात की जा रही बजरंग दल को लेकर उसकी भी चर्चा रही है, क्या लगता है कितना इफेक्टिव रहेगा ये फार्मूला कांग्रेस की तरफ से, या फिर जिस तरह से बीजेपी कह रही है, गृह मंत्री कह रहे हैं, हवा हवाई है? देखिए, हर प्रांत की, हर स्टेट की भौगोलिक और राजनीतिक स्टेटस अलग अलग होता है, और कर्नाटक भी को इस मामले में आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। कर्नाटक में जो कांग्रेस को जो बम्पर सफलता जो हासिल हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उन्होंने करप्शन के मुद्दे को लपका और उसको जनता तक पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे था, और कांग्रेस देश में जिन जिन भी स्टेट्स में जीती है उन सब में एक बहुत बड़ा उनका है कि जो फ्री की, जो मुफ्त की जो घोषणाएं हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सब जगह उन्होंने जीते, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था किसानों की कर्ज माफ का। हिमाचल प्रदेश में जीते, वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम का। कर्नाटक में भी जीते, तो कर्नाटक में जो उन्होंने 5 बड़े जो वायदे किए, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहाँ तक सवाल है, कई बार लोग इस बात को लेकर एनालिसिस करते हैं कि कर्नाटक में भाजपा का जो एक उनका जो कोर एजेंडा है, जिसमें बजरंग बली का जिक्र किया जा रहा है, कि उस एजेंडे को वहाँ की जनता ने नकार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अनुमान के मुताबिक एक तो कर्नाटक में आप देखो जो रिजल्ट आए हैं, कर्नाटक में बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज जितना पिछले इलेक्शन में था उतना ही अभी है, मतलब उनको वोट में कमी बिल्कुल भी नहीं आई। एक तो इशू ये। दूसरा, जहाँ तक धार्मिक मामले की बात है, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है, वहाँ पे आप कई अंचल वहाँ ऐसे हैं जहाँ ना आपको हिंदू मंदिर मिलेगा, ना हिंदू धर्म ग्रंथ मिलेंगे, ना हिंदुओं को मानने वाला मिलेगा। वहाँ पे हर आदमी के अपने भगवान हैं। इवन राम और कृष्ण के मंदिर पूरे देश में इतने ज़्यादा हैं, लेकिन साउथ में बहुत कम मिलेंगे आपको। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ बजरंग बली का मुद्दा उतना ताकत के साथ नहीं चल पाया, और इस बात को कांग्रेस वाले और तमाम एनालिसिस भी इसको इग्नोर कर रहे हैं कि साहब वो बीजेपी का वो जो कोर इश्यूज वहाँ फेल हो गया। लेकिन उसकी एक वजह ये थी क्योंकि वहाँ छोटे छोटे संत ऐसे पैदा हुए कर्नाटक के बेंगलुरु आसपास, जिसका लिंगायत समुदाय के जो एक बहुत बड़ा तबका कर्नाटक का है, उस समुदाय के लोग एक वहाँ संत की बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको भगवान से भी ऊपर मानते हैं। उनकी अपील वहाँ बहुत बड़ी कारगर साबित होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बजरंग बली का जो इश्यूज था वो वहाँ इस वजह से काम नहीं कर पाया। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थितियां तो और भी बड़ी विचित्र हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी खुद ऐसी पोजीशन में पहुंच गई है कि यहाँ कांग्रेस को भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी पे करप्शन के चार्जेस तो हैं ही हैं। इसके अलावा बीजेपी में पिछले चुनाव की और इस चुनाव की तुलना में बहुत जमीन आसमान का अंतर आया। 2018 में बीजेपी में एक आरोप लगा था कि कार्यकर्ता निराश है, बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है, डेफिनेटली था। अब उसमें 2 चीज और इंक्लूड हो गई। एक इंक्लूड ये हुई कि मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन भी नष्ट भ्रष्ट अस्त व्यस्त हो गया। तीसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई जो पिछले चुनाव में नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आपस में लड़ने लग गए। तो ये 2-3 चीजें इतनी तेज गति से हुई है पिछले। लेकिन योगीराज जी, जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों चीज़ हैं। कांग्रेस जिस स्ट्रेटजी पर, रणनीति पर है, जिस कर्नाटक फार्मूले की हम बात कर रहे हैं उसमें जो मुस्लिम वोटर हैं जो कहीं ना कहीं छिटका बीच में, वो भी वापस आ जाए। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है तो वो भी वोटर आ जाए। और जिस तरह से AIMIM का दखल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं क्या इससे भी आशंकित है कांग्रेस? क्योंकि अगर हम PCC चीफ कमलनाथ का बयान कहें कि दंगा ना हो जाए, एक बार जिस तरह उनका बयान आया था, दिग्विजय सिंह जिस तरह से कह रहे हैं बजरंग दल के लोगों को, जो अभी प्रताप भानु शर्मा साहब भी कह रहे थे कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, इसके जरिए कहीं दोनों को साधने की के चलते इस तरह की कर्नाटक के फार्मूले की बात आ रही है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, यदि बजरंग दल के या जो एंटी टेररिस्ट लोग हैं उनको जेल भेजने की बात यदि प्रताप भानु शर्मा बोलें तो वो ज़्यादा गले उतरती है, लेकिन दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो गले नहीं उतरती। उसकी एक वजह यह भी है कि दिग्विजय सिंह के कई स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जिनसे जनता भी उनके स्टेटमेंट्स को लेकर चिढ़ जाती है। अब जो पूरे आप 15-20 सालों में आप देख लो, 2 नाम खोजे हैं कांग्रेस ने, बड़ी मतलब जैसे ऐसा लगता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता से कोई 2 चीज खोज के ले आई है। नंबर 1 ध्रुव सक्सेना और नंबर 2 जो बघेल। हाँ। और उनको ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये बहुत बड़े कोई टेररिस्ट हैं, ये जेब कतरे टाइप के लोग हैं
और इनको कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है। चलिए, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनके आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। प्रताप भानु शर्मा साहब के साथ वही मैं जो मेरा सवाल था बढ़ा देता हूं। प्रताप भानु शर्मा, जो मैं जिस तरह से कह रहा हूं, कर्नाटक, चूंकि आज हमारी जो डिबेट कर्नाटक फार्मूला पर केंद्रित है, क्या कांग्रेस की यही रणनीति है कि जो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं छिटका वो भी अपने साथ में रहे, सॉफ्ट हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, वो भी हमें वोट मिल जाए, और यही कारण है कि चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान हो या दिग्विजय सिंह का बयान हो, इसी दिशा में है? देखिए राजेश जी, ना तो हमें हिंदुत्व की बात करने की आवश्यकता है, ना मुस्लिम वोट बैंक की आवश्यकता है। हम तो जनता जनार्दन की, नौजवानों की, किसानों की, महंगाई की, कर्जा माफी की और बेरोजगारी की बात ही करेंगे, जो मुद्दे हैं हमारे सामने, जिसमें ये सरकार फेल हो गई है। और ये भाजपा की सरकार, शिवराज सरकार, इन मुद्दों पे बात ही नहीं करती है, इधर उधर के विषय ले आते हैं। जैसे अभी योगेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मध्य प्रदेश के अपने मुद्दे हैं, उसकी कर्नाटक पैटर्न या कर्नाटक की बात से कोई तुलना नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन तितर वितर हो चुका है, नेताओं की गुटबाजी, आपसी मतभेद, भ्रष्टाचार की लड़ाई और इनके संगठन को ध्वस्त कर दिया है उसने। आज देखिए पूरा काम सरकारी प्रशासन तंत्र के आधार पर हो रहा है, पुलिस, पैसा, प्रशासन, ये आज भाजपा की ताकत हो गई है, जिसे जनता खत्म कर देगी आने वाले चुनाव में। संगठन की बात करते हैं चेतन जी, हम इनकी बात समझ सकते हैं, कभी जमाना हुआ करता था इनका संगठन की बात, अब संगठन को इन्होंने धता बता दिए। कार्यकर्ता देख रहा है बड़े बड़े नेताओं को, कितना भ्रष्टाचार कर लिया, कितने धन कमा लिया, और वो वहीं के वहीं है। वो आज पूछ रहा है, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी कह रहा है, हम बता रहे हैं, हमने जो इनकी चर्चाएं सुनी है कि मैं क्यों बनूं पन्ना प्रभारी, मुझे क्या मिला इन 5 साल में, इन 18 साल में। ये बातें इनके अंदर की मैं नहीं करना चाहता था, परंतु ये दम्भ जो भर रहे हैं उसकी हवा निकल गई है। और कांग्रेस अपने संगठन के बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो कहते हैं संगठन पर सवाल ही खड़े कर देते हैं कांग्रेस की, के हित में चुनाव लड़ेगी। प्रताप भानु शर्मा साहब, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि संगठन कमजोर है कांग्रेस का। नहीं, मैं उनकी बात से इसलिए पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि हर जगह एक से हालात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वही कहते हैं या कमजोरी देखते हैं, और कांग्रेस की ये शक्ति है, ताकत है। ट्रांसपेरेंट तरीके से यदि हम अपनी बात करते हैं तो उसे हमारी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। यदि दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं, मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो वो एक उनको अपना आईना भी बता रहे हैं कि अभी चेत जाओ, समय है 4-5 महीने का, संगठन को मजबूत कर लो, पोलिंग बूथ पे कसावट कर लो। और जिस तरह से भाजपा के लोग पोलिंग बूथ पे पन्ना प्रभारी से हेराफेरी करते हैं, फर्जी मतदान कराते हैं, इनसे यदि वो चेतावनी दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, चेतन सिंह जी, हो सकता है भानु शर्मा कह रहे हैं कोई कमजोरी हो, आपका संगठन छिन्न भिन्न हो गया है, आप दम कहना पड़ा हो, भर रहे हैं, जो कैडर था अब वो कैडर आपका नहीं रहा। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, नीतिवान कार्यकर्ता, जो विचारधारा से जुड़ करके काम करता है, वो हर परिस्थिति में, वो अगर हमारे कामों से नाराज है, हमसे नाराजगी भी व्यक्त कर सकता है, हमको अफसर भी कह सकता है, लेकिन काम भी भाजपा का करता है, वोट भी भाजपा को देता है, वोट दिलाता भी। रही कांग्रेस की बात, मैं योगीराज जी की उस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के अपवाद स्वरूप जिस प्रकार के फोकट के कहते हैं ना गड्ढे हो गए, इनको हमको समय देते हुए डेंट करके खत्म करना चाहिए। आपस में बातचीत का जो हमारा पार्टी परिवार का नजरिया, उस नजरिए को पूरी तरह से हमको ओपन करना होगा। मुझे लगता है सारी कवायद चल रही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का वो निष्ठावान कार्यकर्ता जिसने इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, और आज आपको कह देगा नहीं आइए भ्रष्टाचार की अम्मा, आइए लूट करके इस मध्य प्रदेश को भी ले जाइए। क्योंकि जिस करप्शन की आप बात करो, इस करप्शन का डीएनए ही कांग्रेस के डीएनए से चल करके आता है, और इस करप्शन की जननी भी अगर किसी को माना जाता है तो कांग्रेस को माना जाता है। रही बात दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जी जब भी कोई बात कहते हैं, मैं तो फिर से कहता हूँ, भगवान इनको बहुत अच्छी लंबी आयु दे, दीर्घायु बनाए। भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे का नंबर, चलिए वक्त की कमी है, मैं छोटा सा कमेंट्स योगीराज जी से लेना चाहूंगा। हम जो हमने वक्त की कमी है योगीराज जी, क्या कांग्रेस कर्नाटक के बाद अति उत्साह में है और यही कारण है कि उस फार्मूले की बात की जा रही है? ठीक है, बीजेपी की बात की जाए तो संगठन में जिस तरह से कसावट कहा जाता था, ताकत कही जा रही थी, कुछ उसमें कमियां जरूर दिख रही हैं, या फिर अंदरूनी स्तर पर जो चीजें दिख रही हैं, लेकिन
जिस तरह से कांग्रेस से क्या अति उत्साह में है कर्नाटक के बाद, यही कारण है कि वो तमाम सारी चीजें, हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि वहां की तासीर अलग है, यहाँ की तासीर अलग है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस समय मध्य प्रदेश की। एक बीजेपी जो है कॉन्फिडेंट में है और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट में है। ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा घातक होता है। ये बात सही है कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है भाजपा के लिए, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को वो जो एफर्ट्स होते हैं, जो कॉमन एफर्ट्स जो कर्नाटक में लगाए गए, वो एफर्ट्स यहाँ लगाने पड़ेंगे। और इस बार का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे नेक टू नेक फाइट वाला चुनाव होने वाला है। योगीराज जी, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा। तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश का जो चुनावी समर है या फिर चुनावी जो लड़ाई है, निश्चित तौर पर अहम है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की जो जंग है विधानसभा चुनाव की, अपने आप में अलग होगी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।